देखिए आज की इस वीडियो में हम लोग दूसरे अध्याय जिसका नाम है महासागर एवं महाद्वीप को पढ़ेंगे। ठीक ना। देखिए इस अध्याय में मात्र 3 टॉपिक ही पढ़ना है। अगर इन 3 टॉपिक को आप पढ़ लेते हैं तो यह अध्याय समाप्त हो जाएगा। पहला तो महासागर है, दूसरा महाद्वीप है और तीसरा कौन सा है, तो अगर आप लोग यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। देखिए पहला यहाँ पे महासागर है, यहाँ पे महासागर दिख रहा है ना, और दूसरा टॉपिक यहाँ पे महाद्वीप है, दिख रहा है ना आपको, यहाँ पे महाद्वीप, और तीसरा यहाँ पे है द्वीप। इन 3 चीजों को पढ़ लेते हैं तो ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा। ठीक ना। इसके बाद इसमें कुछ नहीं है, उसके बाद क्वेश्चन आंसर आ जाएगा। ठीक। देखिए जैसे हम लोग पृथ्वी से चंद्रमा को देखते हैं, ठीक वैसे ही जब हम चंद्रमा पे चले जाते हैं ना तो पृथ्वी हमको दिखाई देती है। आप लोग रात में जरूर चंदा को देखे होंगे, चंदा मामा जिसे आप लोग बोलते हैं। वो भी क्या है, वो भी एक ग्रह है, उसे हम लोग पृथ्वी का उपग्रह बोलते हैं। लेकिन जब उसको हम पृथ्वी से देख लेते हैं तो जब हम उस पे जाते हैं ना तो वहां से हम लोग पृथ्वी को भी, जब हम पृथ्वी से चंद्रमा को देख लेते हैं और चंद्रमा पे जाते हैं तो चंद्रमा से पृथ्वी को देख लेते हैं। ठीक ना। आप मेरे बात को समझे। हमारे वैज्ञानिकों ने जब 1969 में चंद्रमा पे गए तो वहां से कुछ इस प्रकार का इमेज लेकर आए। ये चंद्रमा से लिया गया क्या है, एक फोटो है जिसमें आपको देखने को मिलेगा कि पृथ्वी जो है एकदम नीली दिखाई दे रही है। ठीक ना। जैसे हम लोग, फिर से एक बार हम रिपीट कर रहे हैं, जैसे हम लोग पृथ्वी से, सभी लोग हम लोग कहाँ रहते हैं, पृथ्वी पे रहते हैं, तो डेली हम लोग रात को चंद्रमा को देखते हैं ना। आसमान में जब हम देखते हैं तो हमें चंद्रमा दिखाई देता है गोल। ठीक उसी प्रकार से जब हम लोग चंद्रमा पे जाते हैं, हम लोग नहीं जाते, हमारे वैज्ञानिक जाते हैं, तो जब वैज्ञानिक चंद्रमा पे जाते हैं तो वहां से देखते हैं ना कि पृथ्वी ऐसा दिखाई दे रही है। ठीक ना। बिल्कुल आप ऐसे समझिए, क्योंकि देखिए पृथ्वी से हम लोग जिस पे रहते हैं उसी चीज को नहीं देख सकते। जैसे हम लोग अपने छत पे से अपना घर नहीं देख पाते हैं, पड़ोसी का घर दिख जाता है लेकिन अपना घर नहीं दिखता है। ठीक उसी प्रकार से हम लोग पृथ्वी से पृथ्वी को ही ऐसे नहीं देख सकते। हम लोग चंद्रमा को देख लेते हैं, लेकिन चंद्रमा पे जब हम लोग जाते हैं वो हम लोग के ठीक बगल में है, तो चंद्रमा से हम लोग देखते हैं तो ऐसा हम लोगों का क्या दिख जाता है, हम लोग का पृथ्वी दिख जाता है। ठीक ना। और पृथ्वी देखने पे एकदम नीला लगता है। ऐसा क्यों लगता है, क्योंकि पृथ्वी पे बहुत अधिक पानी है। ठीक ना। और इन पानी को ही महासागर कहते हैं। पृथ्वी पे बहुत अधिक पानी है। हमारे वैज्ञानिकों ने इसको लगभग 71% बताया है। पृथ्वी पर 71% क्या है, तो पानी है, और बाकी के जो 29% है ना, 29% ये स्थल है यानी जमीन है। ठीक ना। और अधिक पानी होने के कारण ही इसे नीला ग्रह कहा जाता है, क्योंकि पानी जो है वो नीला दिखाई देता है, इसलिए इसे नीला ग्रह भी बोला जाता है। और अंतरिक्ष से पृथ्वी नीला दिखाई देता है। ठीक ना। और पृथ्वी को 2 भागों में बांटा गया है। जो पानी वाला भाग है ना उसको महासागर कहते हैं, और जो स्थल है उसको महाद्वीप कहते हैं। इतना बात आपको समझ में आ गया। महासागर ही सब कुछ है। देखिए यहाँ पे ये बात क्यों लिखा गया, क्योंकि महासागर के बिना, अगर महासागर नहीं रहता तो यहाँ पे कुछ भी नहीं रहता। जैसे हम लोग चंद्रमा पे जाते हैं, चंद्रमा पे महासागर नहीं है, इसलिए वहां पे जीवन भी नहीं है। ठीक ना। और पृथ्वी पे महासागर है, इसलिए ही यहाँ पे सब कुछ है, जीव जंतु हम लोग भी यहाँ पे पाए जाते हैं। यह पृथ्वी के 10, अगर पृथ्वी को 10 भागों में बांटिएगा तो 7 भाग में आपको क्या मिलेगा, पानी ही पानी मिलेगा। ठीक ना। इसकी स्वास्थ्य शुद्ध एवं स्वस्थ है। जो हम लोग की पृथ्वी है ना, यहाँ पे क्या है ना कि स्वास्थ्य रहने लायक ये वातावरण है। यहाँ पे यह विस्तृत निर्जन स्थल है जहाँ मानव कभी अकेला नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ वह जीवन का अपने आसपास ही अनुभव करता है। महासागर प्राकृतिक का विस्तृत भंडार है। दूसरे शब्दों में कहें तो संसार का आरंभ महासागर से हुआ है, और कौन जानता है कि इसका अंत भी इसी में न हो। ठीक ना। देखिए क्या है ना कि ये जो महासागर है ना, विस्तृत निर्जन स्थल है, मतलब जहाँ पे कोई लोग नहीं है। ठीक ना। जहाँ मानव कभी अकेला नहीं हो सकता। देखिए ये क्या है ना कि यहाँ पे कोई है भी नहीं
और मानव अकेला भी नहीं रह सकता, क्योंकि जो महासागर है ना उसमें आपको बहुत सारे जीव जंतु मिल जाएंगे। देखिए ये सब महासागर में रहने वाले जीव जंतु हैं। तो यहाँ पे देखिए हम लोग क्या है ना कि अकेले भी हैं और बहुत सारे लोग भी हैं, मतलब बहुत सारे जीवों का हम लोग अपने आसपास ही अनुभव कर सकते हैं। जैसे ये सब भी तो जीव ही है, केवल इंसान ही जीव थोड़े ना, ये सब तो भी जीव है। समुद्र में पाए जाने वाले जितने भी समुद्री जीव है वो भी तो जीव है, उनके पास भी तो जीवन है, वो भी तो सांस लेते हैं। महासागर प्राकृतिक का विस्तृत भंडार है, मतलब इसको प्राकृतिक ने महासागर को बनाया है, ये मानव ने नहीं बनाया है। दूसरे शब्दों में कहें तो संसार का आरंभ महासागरों से हुआ है और कौन जानता है कि इसका अंत भी इसी में हो। देखिए महासागर से संसार का आरंभ हुआ है और इसका ये भी अनुमान है कि इसी में अंत ना हो, ठीक ना। ये जूलियस वर्ने ने 1870 में कहा था। ये एक वैज्ञानिक नहीं थे, बस ये लेखक थे, ठीक ना। बाकी देखिए इस चैप्टर को हम लोग पढ़ लेंगे तो 2 प्रश्न को जान जाएंगे, ठीक ना। बाकी चलिए हम इस चैप्टर को पढ़ते हैं और हम लोग जब चैप्टर को पढ़ लेंगे तो इन दोनों प्रश्नों का आंसर हम लोग जान लेंगे, ठीक ना। चलिए आगे ध्यान दीजिए यहाँ पे। आइए अब हम अपने ग्लोब की ओर लौटते हैं। जैसे कि हमने पिछले चैप्टर में ग्लोब के बारे में पढ़ा था, अगर आप लोग पढ़े होंगे तो जरूर पता होगा, ठीक ना। और इसे धीरे धीरे घुमाते हैं। ग्लोब को क्या करना है, धीरे धीरे आपको घुमाना है। आप चंद्रमा से लिए गए पृथ्वी के चित्र को भी देख सकते हैं। ये जो चित्र है फर्स्ट पेज पे यहाँ पे दिखाया गया है, ये चंद्रमा से लिया गया है, जो कि हमने आपको पहले ही बताया, ठीक ना। तो उस चित्र को आप देख सकते हैं। आपको सबसे अधिक कौन सा रंग दिखाई देता है? निश्चित ही आपको नीला रंग दिख रहा होगा। नीला रंग बिल्कुल दिख रहा है, परंतु यह क्या दर्शाता है? आपने उत्तर का अनुमान लगा लिया होगा। यह जल को दर्शाता है, यानी पानी को दर्शाता है। इसका अर्थ है कि पृथ्वी की अधिकांश सतह जल से घिरी हुई है। वास्तव में पृथ्वी का 3/4 अगर पृथ्वी को 4 भागों में बांटिएगा तो 3 भाग में क्या मिलेगा? जल ही मिलेगा, ठीक ना। इसी कारण अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी नीली दिखाई देती है। इसलिए आरंभिक अंतरिक्ष यात्रियों ने स्नेह पूर्वक पृथ्वी को नीला ग्रह कहकर पुकारा। पृथ्वी को क्या कहा जाता है? नीला ग्रह कहा जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ग्लोब पर हम जो सबसे बड़ी जल राशियां देखते हैं उन्हें महासागर कहते हैं। ग्लोब पे जो हम लोग सबसे बड़ी जल राशियां देखते हैं, यानी बड़े बड़े जल का जो जल देखते हैं ना, बड़े बड़े क्षेत्र में जल देखते हैं, वो क्या है? महासागर है। चित्र 2.1 में दर्शाए गए पृथ्वी के चित्र में आपको एक अन्य रंग भूरा भी दिखाई देगा। ये जो भूरा दिखाई दे रहा है ना, ये भूमि है। भूमि मतलब स्थल है, ठीक ना। यह भूमि का रंग है। ये किसका रंग है? भूमि का रंग है, ठीक ना। ग्लोब के लगभग 1/4 भाग 1/4 भाग पर फैला हुआ है। यानी ग्लोब को, यानी पृथ्वी को 4 भागों में बांटिएगा तो 1 भाग में क्या मिलेगा? आपको स्थल मिलेगा, और जो 3 भाग होगा ना उस पे पानी मिलेगा। फिर से एक बार, पृथ्वी को 4 भागों में बांटिएगा तो 3 भाग में पानी और 1 भाग में जमीन यानी स्थल, ठीक ना। इतना बात आप समझे। अभी तक मात्र हम लोग यही पढ़े कि पृथ्वी पे बहुत सारे पानी है। लगभग हमने यहाँ पे आपको बताया भी था कितना है पानी। तो पानी 71% है और स्थल कितने हैं? 29% है, ठीक ना। अगर पृथ्वी को ऐसे कर देते हैं, भागों में बांटते हैं, अनुपात में बांटते हैं, तो अगर 4 भाग में बांटते हैं तो 3 भाग पानी और 1 भाग स्थल। बस इतना ही पढ़े। उसके आगे देखिए, भूमि की एक बड़े भाग को भूखंड कहते हैं। देखिए जो भूमि है ना पृथ्वी पे, जैसे हमने आपको ऐसे बताया कि पृथ्वी को अगर बांटे हम लोग तो क्या है ना कि यहाँ पे 71% पानी मिलेगा और 29% स्थल मिलेगा। तो जो स्थल है एक ही जगह नहीं मिलेगा, वो टुकड़े टुकड़े में कई जगह मिलेंगे। तो जो बड़े बड़े टुकड़े हैं ना उसे भूखंड कहते हैं। अभी हम लोग उस पर आएंगे, जब हम लोग महाद्वीप को पढ़ेंगे तो इसको और डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक ना। जो वो बड़े बड़े टुकड़े होते हैं उसे भूखंड कहते हैं, एवं भूमि की एक बड़े निरंतर विस्तार को महाद्वीप कहा जाता है। जो बड़े बड़े टुकड़े होंगे ना एकदम निरंतर जिसका विस्तार हुआ है, जो मतलब टूटे ही नहीं है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? महाद्वीप बोलेंगे, ठीक ना। उसके आगे देखिए, पृथ्वी के जलवायु के निर्माण में महासागर एवं महाद्वीप दोनों महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये जीवन की सभी पहलुओं को प्रभावित करते हैं, जिसमें सभी जीव जंतु और
पौधे एवं मानव जीवन भी सम्मिलित है। हम उनके प्रभाव को अपने इतिहास, सांस्कृतिक एवं अपने दैनिक जीवन में भी देखते हैं, ठीक ना। ध्यान दें यहाँ पे क्या है ना कि जब हम लोग का भारतीय नौसेना है, नौसेना मतलब नेवी, जो हम लोग को देखिए हम लोग का सेना कितने प्रकार के होते हैं, एक थल सेना, वायुसेना और जल सेना। तो जल सेना को ही हम लोग क्या बोलते हैं, नौसेना बोलते हैं, जो पानी में रहकर देश की रक्षा करते हैं। तो भारतीय नौसेना के प्रतीक चिन्ह पर आदर्श वाक्य स नौ वरुण अंकित है, जिसका अर्थ है हे वरुण हमारे लिए कल्याणकारी हो। यह महासागर, आकाश तथा जल से संबंधित वैदिक देवता वरुण की प्रस्तुति है। ये जो शब्द है ना, ये जो शब्द है इसे ऋण वेद से लिया गया है। ये किससे लिया गया है, ऋण वेद से लिया गया है। और देखिए वैदिक का मतलब होता है ना जो भगवान प्राकृतिक से जुड़े हों। जैसे आप लोग नाम सुने होंगे इंद्रदेव। इंद्रदेव क्या है, तो ये वर्षा और बादलों के देवता है। वैसे ही अग्निदेव, तो वैसे ही वरुण जो है ना, वरुण भगवान जो है वो क्या है, वो जल के लिए आते हैं, समुद्र और जल में आते हैं, ठीक ना। तो बाकी ये धार्मिक हो जाएगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए उसके आगे देखिए, पृथ्वी पर जल एवं भूमि का विस्तार। पृथ्वी पे जल और भूमि का विस्तार, सॉरी यहाँ पे वितरण लिखा है। वितरण का मतलब विस्तार की, वो फैला कैसे है, ठीक ना। जैसा कि हम देखते हैं महासागर और महाद्वीप उत्तर और दक्षिण गोलार्ध में समान रूप से वितरित नहीं है, समान रूप से फैला नहीं हुआ है, ठीक ना। जब आप पृथ्वी को दो भागों में बीचों बीच काटते हैं तो ये दो भाग में बढ़ते हैं। एक को बोलते हैं उत्तरी ध्रुव और दूसरे को बोलते हैं दक्षिणी ध्रुव। मतलब जब पृथ्वी को दो भागों में बांटते हैं तो एक को उत्तरी गोलार्ध और दूसरे को दक्षिणी गोलार्ध बोलते हैं, ठीक ना। ऐसे बोलेंगे कि पृथ्वी को जब हम बीचों बीच काटेंगे तो दो भाग में बांटेंगे, एक को उत्तरी गोलार्ध और एक को दक्षिणी गोलार्ध बोलते हैं, ठीक ना। और उत्तरी ध्रुव मतलब ये वाला बिंदु और दक्षिणी ध्रुव मतलब यहाँ पे एक बिंदु होगा, जो कि हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था, ठीक ना। अगर आप लोग वो देखे हो तो आपको पता होगा। चित्र 2.2 में देखेंगे तो उत्तरी ध्रुव यानी इस बिंदु की बात हो रही है, बाएं तरफ है। इधर जो है उत्तर ध्रुव, इधर जो है दक्षिण ध्रुव। क्योंकि देखिए पृथ्वी जो है 3D फिगर है और इसको पेज पे बनाया नहीं जा सकता। तो एक बार क्या किया गया ना कि उसके ऊपर से फोटो खींच के यहाँ पे लगा दिया गया, एक बार नीचे से खींच के यहाँ पे लगा दिया गया है। जैसे इस वाले फिगर को आप देखे हैं, ये दिख रहा है ना। एक बार इधर से ऊपर से फोटो खींच के एक बार लगा दिया गया और एक बार नीचे से फोटो खींच के दूसरा वाला लगा दिया गया, ये वाला, ठीक ना। तो देखेंगे इसमें तो उत्तर ध्रुव यहाँ पे दिख रहा है, बाएं तरफ आपको दोनों हाथ यहाँ पे रखिए और इधर के तरफ देखिए, बाएं तरफ आपको क्या दिख रहा है, उत्तर ध्रुव वाला फिगर दिख रहा है। और इधर वाला जो दाएं तरफ देखिएगा ना, दाहिने हाथ की तरफ दक्षिणी ध्रुव वाला फिगर आपको दिख रहा है कि ऊपर दिखता पृथ्वी का मानचित्र। अब हम चित्र 2.2 में दर्शाए गए दो मानचित्रों का परीक्षण करते हुए यहाँ भी नीले रंग से महासागरों एवं उसके छोटे छोटे विस्तार जैसे सागर, खाड़ी आदि को दर्शाया गया है। देखिए महासागर ये बड़े बड़े हो गए और इन्हीं का छोटा भाग को हम लोग सागर या खाड़ी कहते हैं। जैसे भारत में कौन सा महासागर है आपको पता होना चाहिए, भारत में हिंद महासागर है। अगर आप लोग यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, इसको बारे में आप लोग पढ़िएगा। देखिए यहाँ पे भारत आपको दिख रहा है, तो भारत के नीचे हिंद महासागर है और इसी में एक यहाँ पे अरब सागर आ जाएगा और यहाँ पे बंगाल की खाड़ी आ जाएगी। तो वही क्या है, महासागर का छोटे छोटे भाग हुए, ठीक ना। छोटे छोटे भाग क्या हुए, सागर और खाड़ी हुए, ठीक ना। इन शब्दों की परिभाषा पुस्तक के अंत में शब्दावली में दी गई है। अगर आपको ये खाड़ी और सागर में कंफ्यूजन हो रहा है तो आप क्या कीजिए, इस बुक को सबसे लास्ट पेज को ओपन कीजिए, इस बुक के सबसे लास्ट पेज में जाइए और यहाँ पे लिखा है ना शब्दावली। तो इसी में जब आप लोग ढूंढेंगे ना तो यहाँ पे आपको क्या मिल जाएगा, यहाँ पे आपको समुद्र और खाड़ी मिल जाएगा, ठीक ना। खाड़ी क्या है, तो समुद्र का चौड़े मुख वाला भाग जिसके चारों ओर भूमि अंदर की ओर धसी हुई होती है, उसे हम लोग खाड़ी बोलते हैं, ठीक ना। आइए पता लगाएं, प्रत्येक मानचित्र के वृत्ताकार रेखाओं को क्या कहते हैं। जो मानचित्र में प्रत्येक वृत्ताकार ऐसे गोल रेखा है, इसको क्या कहते हैं, तो इसको अक्षांश कहते हैं। और ये बात आप लोगों ने
पिछले वीडियो में भी पढ़ा था, सॉरी पिछला वीडियो नहीं बोलेंगे, पिछला अध्याय में आप लोगों ने पढ़ा था कि जो गोल गोल रेखाएं होती है वृत्ताकार मानचित्र पर, पृथ्वी के मानचित्र पर, इसे हम लोग क्या बोलते हैं? तो इसे हम लोग अक्षांश बोलते हैं, ठीक ना। क्या आप जानते हैं कि दोनों ध्रुवों को मिलाने वाली रेखा को क्या कहा जाता है? तो दोनों ध्रुवों को मिलाने वाली रेखा को देशांतर कहते हैं। सारे चीज हम लोग पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं, ठीक ना। इस वाले ध्रुव से नीचे जो ध्रुव है उसको मिलाते हैं, ऐसे जो ये लंबी लंबी लाइनें दिख रही है इसको क्या बोलते हैं? इसको हम लोग देशांतर बोलते हैं। और ये गोल गोल जो लाइनें दिख रही है इसे हम लोग क्या बोलते हैं? इसे हम लोग अक्षांश बोलते हैं, ठीक ना। किस गोलार्ध में अधिक जल है? तो अगर आप लोग ध्यान दीजिएगा तो ये वाली गोलार्ध, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? ये कौन सा गोलार्ध हुआ? उत्तरी गोलार्ध हुआ। तो इसमें जमीन ज्यादा दिख रहा है आपको, देखिए ये वाला जमीन भूरा भूरा जो दिख रहा है वो जमीन है। और इस गोलार्ध पे आप आएंगे दक्षिणी गोलार्ध में तो देखेंगे इसमें क्या है? पानी अधिक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा कि किस गोलार्ध में अधिक जल है? तो दक्षिणी गोलार्ध में अधिक जल है, तो यहाँ पे लिखेंगे कि दक्षिणी गोलार्ध में अधिक जल होगा, ठीक है, दक्षिणी गोलार्ध। बाकी चलिए आगे बढ़ते हैं। आपके अनुसार उत्तरी एवं दक्षिणी गोलार्ध में जल एवं भूमि का अनुपात कितना होगा? समूह में चर्चा कीजिए। देखिए यहाँ पे क्या है ना कि जल और भूमि का अनुपात लिखना है, ठीक है। तो ये हमारे अनुसार यहाँ पे लिख देते हैं। पहला तो उत्तरी गोलार्ध, आप दक्षिणी गोलार्ध, ये दोनों चीज समझ रहे हैं। ये वाला क्या है? उत्तरी गोलार्ध है और ये वाला दक्षिणी गोलार्ध है। तो उत्तरी गोलार्ध में आप लोग लिखिएगा, उत्तरी गोलार्ध में क्या लिख दीजिएगा? लिखिएगा कि उत्तरी गोलार्ध में जो जल है ना, जल कितना है यानी पानी कितना है उत्तरी गोलार्ध में? तो लिखिएगा कि 60% है, ठीक ना। और भूमि कितना है? भूमि कितना है? 40%, ठीक ना। दिखाई दे रहा है ना आपको? उसी प्रकार से यहाँ पे दक्षिणी गोलार्ध लिखिएगा, दक्षिणी गोलार्ध आपने से लिख लीजिएगा। इसमें जल कितना हो जाएगा? तो इसमें 80 है, तो इसको ध्यान से देखिए, इसमें ज्यादा जल आपको दिख रहा है तो ज्यादा ले लीजिए, 80% ले लीजिए। और इसमें भूमि आपको कम दिख रहा है तो यहाँ पे भूमि 20% ले लीजिए, टोटल 100 हो जाएगा। तो इस प्रकार से इसका आंसर कर सकते हैं। उसके आगे देखिए, क्या सभी महासागर एक दूसरे से जुड़े हुए हैं? तो देखेंगे कि बिल्कुल ये जुड़ा हुआ है, तो लिखेंगे हाँ सभी महासागर एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। और या इनके बीच कोई विभाजन है? तो यहाँ पे लिखिएगा कोई विभाजन नहीं है, यहाँ पे लिखिएगा कि हाँ सभी महासागर एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। इनके बीच, ये दोनों को नहीं लिखना है, यहां तक लिखना है। और इनके बीच कोई विभाजन नहीं, उसके बाद लिखना है, ठीक ना। इस प्रकार से इसका आप हल कर सकते हैं। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। आगे देखिए कुछ यहाँ पे समुद्री जीवों के बारे में दिखाया गया है, इसको आप लोग को देख लेना है, आपके भी बुक में दिख रहा होगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। पृथ्वी पर उपलब्ध जल अधिकांश भाग महासागर में है। पृथ्वी पर उपलब्ध जल का अधिकांश भाग महासागरों में है, परंतु यह जल लवणीय यानी खड़ा है। यह मानव सहित बहुत से स्थलीय जीवों के उपभोग के लिए अनुपयोगी है, मतलब इसका उपयोग हम लोग नहीं कर सकते। जो समुद्र के जल है उसका उपयोग हम लोग नहीं कर सकते। दूसरी ओर अलवणीय जल यानी पेयजल का पृथ्वी के जल संसाधनों में अत्यल्प हिस्सा है, मतलब बहुत कम हिस्सा है, ठीक ना। अलवणीय मतलब पेयजल जिसको हम लोग पीते हैं, उसका पृथ्वी पे क्या है कि बहुत कम ही हिस्सा है। यह हिमनद, ग्लेशियर, नदियों, झीलों, वायुमंडल एवं भूमिगत जल के रूप में व्याप्त है। उसके बाद देखिए अब हम लोग क्या करते हैं, महासागर के बारे में पढ़ते हैं। महासागर क्या है? तो पृष्ठ 32 पर दिए गए चित्र 2.3 में विश्व के मानचित्र में हम 5 महासागरों, प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, आर्कटिक महासागर एवं दक्षिणी महासागर, जिसको हम लोग अंटार्कटिक महासागर भी बोलते हैं, ठीक ना। महासागर कितने हैं? 5 आपको दिखेंगे। महासागर की संख्या कितनी है? 5 है। पहला प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, आर्कटिक महासागर और दक्षिणी महासागर, जिसको अंटार्कटिक महासागर भी बोला जाता है, ठीक ना। हमने यहाँ 5 महासागरों के नाम बताए, जैसा कि मानचित्र में यह स्पष्ट है कि वे वास्तव में अलग नहीं हैं। जैसे कि हमने यहाँ पे भी आपको बताया
कि सभी महासागर क्या है ना, एक दूसरे से जुड़े हुए। यहाँ पे 5 महासागर को आप लोगों ने पढ़ा। देखिए, एक तो यहाँ पे हो जाएगा प्रशांत महासागर, जो सबसे बड़ा महासागर है, इधर भी है इधर भी है। पृथ्वी को जब गोल दिखेगा ना, इधर से ही मिलते हुए इस साइड भी आया है, तो ये तो सबसे बड़ा हो जाएगा, ठीक ना। और उसके बाद यहाँ पे अटलांटिक महासागर जो दूसरा सबसे बड़ा है, पहले ये, उसके बाद ये, उसके बाद आता है हिंद महासागर, ठीक ना। और उसके बाद ये आता है आर्टिक महासागर, और उसके बाद दक्षिणी महासागर आता है, ठीक ना। और देखेंगे आप कि ये भले इसका नाम अलग अलग है, लेकिन ये एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। ये वाली महासागर इन दोनों से ये मिली हुई है, फिर इधर भी मिली हुई है, इधर भी मिली हुई है। तो वही बात यहाँ पे लिखा गया कि अलग नहीं है। हमने यहाँ 5 महासागरों के नाम बताएं, जैसा कि मानचित्र में यह स्पष्ट है कि ये वास्तव में अलग नहीं है। महासागरों का यह सीमांकन प्रचलन से अधिक कुछ नहीं है, क्योंकि प्राकृतिक जगत ऐसी किन्हीं भी सीमाओं का पालन नहीं करता है। उदाहरणतः समुद्र जल विभिन्न महासागरों में बहता रहता है, जो विविधता पूर्वक समुद्री जीव को समृद्ध करने में सहायक है। अनेक प्रकार के पौधे एवं जीव जंतुओं की विभिन्न प्रजातियां इन महासागरों में पाई जाती है। समुद्री जीव का मतलब होता है जो समुद्र में रहते हैं, समुद्री का मतलब होता है समुद्रों एवं महासागरों में पाए जाने वाले अथवा उनसे संबंधित जीव। समुद्री जीव का मतलब यही हुआ कि जो महासागर में हो या फिर समुद्र में हो या फिर वहां पे पाए जाने वाले जो जीव हो, उन्हें हम लोग समुद्री कहते हैं, ठीक ना। उसके आगे देखिए, समुद्री वनस्पति जगत में छोटे पौधे एवं सभी समुद्री शैवाल सम्मिलित हैं। समुद्री प्राणी जगत में हजारों मछलियां, डॉल्फिन, व्हेल और अनगिनत रहस्यमयी गहरे समुद्र जीव शामिल हैं। सूर्य की रोशनी वाली सतह से लेकर अंधेरी गहराइयों तक समुद्र के प्रत्येक क्षेत्र में जीव के विविध रूप पाए जाते हैं। जीव के विविध मतलब अलग अलग जीव पाए जाते हैं। कुछ जीव यहाँ पे दिए गए हैं, आप लोग ध्यान दीजिएगा। तो कुछ यहाँ पे समुद्री जीवों का यहाँ पे दिखाया गया है, ठीक ना। आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे देखेंगे तो ये हमारे विश्व का मानचित्र है, जहाँ पे कुछ स्थल और कुछ यहाँ पे महासागर भी दिख रहे हैं, ठीक ना। देखिए, पृथ्वी पे जो महासागरों की यानी जो पानियों की संख्या है, जिसको हम लोग अलग अलग वर्गीकृत किए हैं, जैसा कि आप जानते हैं कि प्राकृतिक रूप से अलग नहीं है, लेकिन मानव इसे अलग अलग 5 भागों में बांटता है। यानी यहाँ पे कुल 5 महासागर हैं। महासागरों की संख्या कितनी हो जाएंगी, महासागर कितने हो जाएंगे, तो महासागर 5 हो जाएंगे और महाद्वीप 7 हो जाएंगे। चलिए अब इन महाद्वीपों को पढ़ते हैं कि इनकी संख्या कितनी है। देखिए, महाद्वीप को पढ़ने से पहले भी यहाँ पे देखिए, आइए पता लगाने में कुछ प्रश्न दिया गया है, इसको समझ लेते हैं। नीचे दी गई तालिका में बताइए कि 5 महासागर किस गोलार्ध अथवा किस गोलार्धों में अवस्थित है। देखिए, कौन सा महासागर किस गोलार्ध में अवस्थित है आपको ये बताना है। तो प्रशांत महासागर को देखिए, तो देखिए ये जो लाइन दिख रही है ना, ये 2 गोलार्ध में बांट रही है। पृथ्वी को ये लाइन 2 गोलार्ध में बांटती है, ऊपर वाला उत्तरी, नीचे वाला दक्षिणी। तो प्रशांत महासागर को देखेंगे तो ऊपर भी है नीचे भी है, तो ये उत्तरी गोलार्ध में भी है और दक्षिणी गोलार्ध में भी है। अटलांटिक महासागर को देखिए कहाँ पे दिख रहा है आपको, तो अगर आप लोग ध्यान दीजिएगा तो यहाँ पे दिख रहा है ना, ये ऊपर भी है और नीचे भी है। इस डॉट डॉट लाइन के ऊपर भी है नीचे भी है, तो ये उत्तरी गोलार्ध में भी है और दक्षिणी गोलार्ध में भी है, ठीक ना। उसी प्रकार से हिंद महासागर को देखिएगा तो ये उत्तरी गोलार्ध में भी है, दक्षिणी गोलार्ध में भी है, दोनों में हो जाएगा, ठीक ना। दक्षिणी महासागर को देखिएगा तो देखिए ये जो लाइन है इसके नीचे ही है, दक्षिणी गोलार्ध इसके नीचे है और दक्षिणी महासागर भी यहीं पे है। तो ये केवल क्या है, कहाँ पे है, तो दक्षिणी गोलार्ध में, उत्तरी गोलार्ध में नहीं है। अंटार्कटिक महासागर को देखिएगा, आर्कटिक महासागर को देखिएगा, जब आप लोग आर्कटिक महासागर को देखिएगा तो किस गोलार्ध में, उत्तर साइड में है, यानी ऊपर है नीचे नहीं है, ठीक ना। उसके बाद देखिए मानचित्र, उसके बाद यहाँ पे आइए, मानचित्र में देखने पर स्पष्ट हो जाता है कि प्रशांत महासागर सबसे बड़ा है। ये बात हम आपको पहले भी बताएं कि सबसे बड़ा प्रशांत महासागर है और दूसरे बड़ा महासागर क्या है, तो अटलांटिक महासागर है। दूसरा सबसे बड़ा क्या है, अटलांटिक महासागर है। हिंद महासागर तीसरे स्थान पर आता है, जो हिंद महासागर है तीसरे स्थान पर आता है, जबकि दक्षिणी
महासागर चौथे स्थान पे, और सबसे छोटा महासागर क्या है, तो आर्कटिक महासागर है, जो आपको ऊपर की तरफ यहाँ पे दिख रहा है, ठीक ना। सबसे बड़ा प्रशांत, उससे बड़ा अटलांटिक, उससे बड़ा हिंद महासागर, उससे बड़ा नहीं, मतलब ये नंबरिंग कम होते हुआ रहा है, पहले प्रशांत, उससे छोटा ये, उससे छोटा ये, उससे छोटा ये, और सबसे छोटा ये। सबसे छोटा आपको ऊपर दिख रहा होगा, ठीक ना। ध्यान रखें, जैसा कि महासागरों के मानचित्र से स्पष्ट है कि हिंद महासागर का विस्तार उत्तर में एशिया, ये जो हिंद महासागर है ना, इस पे ध्यान दीजिए, इसके उत्तर में यानी ऊपर साइड क्या है, तो ऊपर साइड आपको एशिया दिखेगा, पश्चिम में अफ्रीका, इधर साइड आपको पश्चिम में इधर, इसको हम लोग पश्चिम बोलते हैं ना, तो इधर आपको अफ्रीका दिखाई देगा, पूर्व में ऑस्ट्रेलिया ये वाला दिखाई देगा, एवं दक्षिण में दक्षिणी महासागर तक फैला हुआ है, ठीक ना। आप लोग अपने बुक को अपने सामने रखेंगे, ठीक ना। भारत के दोनों ओर हिंद महासागर के दो भाग दिखाई देते हैं, पश्चिम में अरब सागर और पूर्व में बंगाल की खाड़ी दिखाई देती है, ठीक ना। अगर आप लोग ध्यान दीजिएगा तो यहाँ पे भारत दिखाई दे रहा है, इसके दोनों साइड हिंद महासागर है, इधर भी जो जगह है ना हिंद महासागर का, और इधर भी जो जगह है वो हिंद महासागर का है। पश्चिम में अरब सागर है और पूर्व में बंगाल की खाड़ी है। इस हिंद महासागर को इधर अरब सागर बोला जाता है और इधर बंगाल की खाड़ी बोला जाता है, ठीक ना। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे भी ध्यान दे सकते हैं, अगर यहाँ पे ध्यान देते हैं तो भारत का चित्र है, इधर अरब सागर है, इधर बंगाल की खाड़ी है, ठीक ना। और ये पूरा क्या है, तो पूरा ये हिंद महासागर है, ठीक ना। देखिए, महासागर और आपदाएं, नुकसानदायक घटनाओं को ही हम लोग क्या बोलते हैं, आपदा बोलते हैं। तो महासागर और आपदाएं यानी महासागर से होने वाले नुकसानदायक घटनाओं को हम लोग क्या बोलेंगे, महासागर की आपदाएं बोलेंगे, ठीक ना। महासागर मतलब आप समझ रहे हैं, पानी वाला जो क्षेत्र है वो, और उससे होने वाले घटनाएं को हम लोग क्या बोलेंगे, आपदा बोलेंगे। इस अध्याय के आरंभ में दिए गए पृथ्वी के चित्र को फिर से देखिए। जो पहले अध्याय के स्टार्टिंग में जो फिगर है ना, उसको आपको देखना है। आपने ध्यान दिया होगा कि पूरी पृथ्वी पर कुछ सफेद आकृतियां दिखाई देती है। क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि वे क्या है? वे बादलों के विशाल समूह हैं। जो उजला उजला आपको दिखाई देता है ना, वो क्या है, बादलों का विशाल समूह है। ये बादल, जो बादल आपको दिखाई देते हैं ना, वे बादल महाद्वीपों में वर्षा लाते हैं। जो भूमि है ना, 7 महाद्वीप आप लोग आगे पढ़ेंगे, जैसे हम लोग भी महाद्वीप पे ही रहते हैं। हम लोग तो पानी में नहीं रहते हैं, हम लोग जमीन पे रहते हैं, और जमीन को ही महाद्वीप बोलते हैं, ठीक ना। तो वहां पे क्या होता है कि वर्षा का कारण वही बनते हैं, उन्हीं की वजह से वर्षा होता है। उदाहरण के लिए भारत में हर गर्मियों में होने वाली मानसूनी वर्षा महासागरों से उत्पन्न होती है, ठीक ना। इस वर्षा के अभाव में हमारी कृषि और पूरा जीवन अस्त व्यस्त हो जाएगा, मतलब पूरा बिगड़ जाएगा। ना हम लोग की कृषि हो पाएगी, खेती बाड़ी नहीं हो पाएगी, फिर हम लोग का जीवन भी अस्त व्यस्त हो जाएगा, ठीक ना। महासागर तूफानों को भी जन्म देता है। महासागर देखिए, बारिश होकर तो हम लोग का हेल्प करता है, लेकिन जब तूफान आते हैं तो क्या होता है, हम लोग को अत्यधिक नुकसान भी हो जाता है। अत्यधिक वर्षा वाली विध्वंसक घटनाएं अथवा अति प्रचंड हवाएं जैसे कि चक्रवात विश्व के तटीय क्षेत्रों के दूर दूर तक क्षति पहुंचाते हैं। जैसे हम लोग का भारत का जो हिस्सा है दिख रहा है ना, इसको समुद्र से बहुत फायदा है लेकिन नुकसान भी है। जब क्या होता है कि अत्यधिक प्रचंड हवाएं चलती है ना, तो इससे कई नुकसान हो सकते हैं कि जैसे समुद्र का पानी यहाँ तक आ जाए, और यहाँ पे कुछ लोग रहते हैं, और यहाँ पे जो शहर है ना उसको नुकसान पहुंचा सकता है। जैसे 2004 में भी ऐसा हुआ था, आप पढ़ेंगे आगे। एक अन्य प्राकृतिक आपदा सुनामी भी समुद्र में उत्पन्न होती है। यह विशाल और शक्तिशाली तरंगे होती है। मतलब सुनामी क्या है कि पानी
ऊपर नीचे बहुत तेज होकर और क्या करता है कि समुद्र के तट पे आता है, ठीक ना, यानी जहाँ पे स्थल हो वहां पे आता है, जो महासागर तल में तीव्र भूकंप अथवा ज्वालामुखी फटने के कारण आती है। सुनामी हजारों किलोमीटर तक जाकर तटीय क्षेत्रों को डुबा सकती है, जिससे व्यापक स्तर पर हानि होती है। जैसे क्या होता है ना कि सुनामी जब आएगा ना तो ये जो भारत का ये जो तटीय क्षेत्र हुआ ना तो यहाँ से खूब तेज में पानी जाएगा, इसके अंदर तक भी जाएगा, ठीक ना, और अंदर जाकर यहाँ पे बहुत सारे क्षेत्र को नुकसान पहुंचाएगा और वहाँ के लोगों को भी नुकसान पहुंचाएगा। लोग भी बह सकते हैं, घर द्वार सब सामान भी बहाकर लेके चले जाता है, ठीक ना। ध्यान रखें 26 दिसंबर 2004 के दिन हिंद महासागर के आसपास भारत और अन्य 13 देश प्रचंड सुनामी से प्रभावित हुए। प्रचंड मतलब बहुत विशाल सुनामी आया था, जिसमें क्या हुआ ना कि भारत के आसपास 13 देश जो है ना उनको इससे बहुत बड़ी नुकसान हुई। यह सुनामी इंडोनेशिया में आए भूकंप के कारण आई थी। इंडोनेशिया का अगर आप लोग मानचित्र देखें तो अगर हम यहाँ पे मैप पे दिखा देते हैं आपको, इंडोनेशिया आपको कहाँ दिखेगा, जैसे कि हम यहाँ पे मैप खोले हैं, देखिए इंडोनेशिया आपको यहाँ पे दिख रहा है, इसको हम लोग इंडोनेशिया बोलते हैं, इतना जगह को इंडोनेशिया बोलते हैं। और यहाँ पे ही क्या हुआ था ना कि भूकंप आया था, और ये भूकंप क्या हुआ ना कि इस महासागर को, इस हिंद महासागर में क्या कर दिया, सुनामी ला दिया। और सुनामी ने क्या किया कि यहाँ पे जितने भी देश आपको दिख रहे हैं ना, इन सारे देशों को बहुत बड़ी नुकसान दिलाया, ठीक ना। यहाँ पे बहुत ही जान माल की हानि हुई थी, ठीक ना। इस आपदा में 2 लाख से अधिक लोग की जान गई। देखिए यहाँ पे 2 लाख लोग मरे गए, ठीक ना। भारत के अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह पेज नंबर यानी पृष्ठ 33 पर आप चित्र 2.4 में देखिए, और पृष्ठ 36 पर महाद्वीपों संबंधित, ये आपको आगे पढ़ना है। ये अंडमान निकोबार क्या है, ये भारत का ही हिस्सा है। देखिए जब यहाँ पे आप आइएगा ना तो ये दिख रहा है ना अंडमान निकोबार, ये भारत का ही एक स्थल रूप हिस्सा है, जिसे हम लोग द्वीप बोलेंगे, ठीक ना, जिसे हम लोग द्वीप बोलेंगे। आगे हम आपको पढ़ाएंगे। जैसे हमने 3 टॉपिक बोला था ना, एक महासागर के बारे में, महाद्वीप के बारे में और द्वीप के बारे में। तो जब हम लोग द्वीप पढ़ेंगे ना तो उस टाइम हम लोग इसको कवर कर लेंगे, ठीक ना। तमिलनाडु और केरल के तटीय क्षेत्र इससे भीषण रूप से प्रभावित हुए थे और जान माल की अत्यधिक क्षति हुई थी। देखिए तमिलनाडु क्या है, समुद्र के पास है। इस वाले भाग को आप देखेंगे तो ये तमिलनाडु है, ये क्या है, तमिलनाडु है, और इधर केरल आपको दिखेगा। ये दोनों भारत का राज्य है, ठीक ना। आप लोग भी अपने फोन में खोलिएगा तो ये साफ दिख जाएगा। तो इससे क्या हुआ था ना कि जब सुनामी आई थी ना तो ये 2 राज्यों को बहुत अधिक क्षति हुआ था, बहुत अधिक क्या हुआ था, हानि हुआ था। और अपना जो अंडमान निकोबार है इसको भी हानि हुआ था, क्योंकि ये तो बीच समुद्र में है तो इसको और ज्यादा हानि हुआ था। और इधर भी कुछ लोग क्या हुए थे, मारे गए थे इस सुनामी में, ठीक ना। इस प्रकार की सुनामी कभी कभी आती है, किंतु यह अत्यंत विध्वंसकारी होती है, मतलब ये बहुत खतरनाक होती है। हालांकि तट से टकराने से पहले इसका अनुमान लगाया जा सकता है। बहुत से देश इस प्रकार के पूर्व चेतावनी प्रणाली हेतु मिलजुट कर काम करते हैं। विशेष प्रकार से भारत समेत हिंद महासागर सुनामी चेतावनी प्रणाली से प्रयोग कर रहे इसे जान माल की रक्षा करने का उपयोग सहायता करते हैं। देखिए यहाँ पे क्या है ना कि भारत इसका बचने के लिए बहुत इस पे काम कर रहा है, ठीक ना। जिन घटनाओं के कारण जान और माल की क्षति होती है उन्हें आपदा प्रबंधन कहते हैं, या फिर उसके अंतर्गत आता है, अंतर्गत नियंत्रित किया जाता है, ठीक ना। भारत में सभी प्रकार की आपदाओं का सामना करने के लिए राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण है। अगले अध्याय में हम कुछ अन्य उदाहरण देखेंगे, ठीक ना। महाद्वीप, अब चलिए हम लोग महाद्वीप को पढ़ते हैं। जैसे कि हमने आपको पृथ्वी को बताया कि पृथ्वी पे जल भी है और स्थल भी है, और पृथ्वी को अगर 4 भागों में बांटे तो 1 भाग पे ही स्थल है और 3 भाग पे पानी है, यानी पृथ्वी पे जल बहुत अधिक है। और जो स्थल है ना वो एक ही जगह नहीं है, स्थल अलग अलग जगहों पे बिखरा हुआ है, उसे हम लोग महाद्वीप बोलते हैं। चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं कि महाद्वीप क्या है। महासागरों के मानचित्र चित्र 2.3 पर महाद्वीपों को भी दर्शाया गया है। चित्र 2.3 को आप देखिए, यहाँ पे महासागर आपको दिख रहे हैं ना, प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, दक्षिणी महासागर। तो यहाँ पे महाद्वीप को भी आपको दिखाया गया है। ये सब क्या है, महाद्वीप है,
ठीक ना। आगे बढ़िए, आप कितने महाद्वीपों को गिन सकते हैं? इसका उत्तर इतना सरल नहीं है, क्योंकि इनकी गिनती कई प्रकार से की जा सकती है। यह हमारी रुचि पर निर्भर करता है कि हम 4 से 7 के बीच में कितनी भी संख्या की सूची बना सकते हैं। इसके कारण निम्नलिखित है। देखिए, हमने भूखंड के बारे में पढ़ा था। यहाँ पे हमने क्या पढ़ा था? भूखंड। भूमि के बड़े भाग को भूखंड कहते हैं। तो जैसे कि पृथ्वी पे आप जानते हैं कि भूमि भी है और जल भी है। तो यहां से लेकर, अगर आप लोग ध्यान दीजिएगा, यहां से लेकर जहां तक ये भूमि टूटा ना हो, खंड ना हुआ हो, उसे हम लोग एक भूखंड बोलेंगे। तो देखिए, यहां से ऐसे ऐसे तो टूटा नहीं है, टूटा नहीं है। यहाँ पे भी देखिए पतला हुआ है लेकिन टूटा नहीं है। तो ये पूरा क्या हुआ? ये पूरा एक भूखंड हुआ, और इसको हम लोग एक महाद्वीप भी बोलेंगे। ये दोनों मिलाकर एक महाद्वीप है, ठीक ना। उसी प्रकार से इसको देखिए, यहां से अगर स्टार्ट करते हैं तो ये कहीं पे टूटा नहीं है, यानी इतना क्षेत्र को हम लोग एक भूखंड भी बोलेंगे। और इस पे ध्यान दीजिए, इस पे जब ध्यान दीजिएगा तो ये कहीं पे टूटा नहीं है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? एक भूखंड बोलेंगे। और यहाँ पे ध्यान दीजिएगा तो इसको भी हम लोग एक भूखंड बोलेंगे। तो कितना भूखंड हुआ? 1 2 3 4, यानी 4 भूखंड हुआ। तो इसे हम लोग 4 महाद्वीप बोलते हैं। देखिए प्यारे बच्चों, ध्यान से समझिएगा, अगर नहीं समझिएगा ना तो फिर कंफ्यूजन बहुत है। देखिए, हमने आपको यहाँ पे क्या बताया? भूखंड बताया। भूखंड का मतलब भूमि का खंड, जहां से भूमि अलग हुआ हो उसको अलग खंड बोलेंगे। तो पृथ्वी पे अगर ध्यान दीजिएगा तो 4 भूखंड दिख रहा है, और उसे 4 महाद्वीप भी बोला जाता है। उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका को सामान्यतः 2 महाद्वीपों में गिने जाते हैं, परंतु यदि देखा जाए तो यह एक ही भूखंड है। ये क्या है? एक ही भूखंड है, मतलब ये टूटा ही नहीं है। वैसा जमीन जो अलग अलग हुआ हो, लेकिन यहाँ अगर आप लोग देखेंगे अमेरिका को, तो ये वाला अमेरिका और ये वाला अमेरिका एक ही में है, तो इसे हम लोग एक ही मानते हैं। बाद में इसे 7 भागों में बांटा गया है, ठीक ना। यहाँ पे अगर पढ़ेंगे, उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका को सामान्यतः 2 महाद्वीपों में गिने जाते हैं, परंतु यदि देखा जाए तो यह एक ही भूखंड है। इन्हें एक भी समझा जा सकता है। यूरोप और एशिया को सामान्यतः 2 महाद्वीपों में माना जाता है, यद्यपि मानचित्र में यह स्पष्ट दिखाई देता है कि वह एक ही भूखंड है। ऐतिहासिक और सांस्कृतिक कारणों से यूरोप का विकास एशिया के विकास से बहुत भिन्न प्रकार से हुआ, इसलिए इन्हें 2 महाद्वीपों के रूप में देखा जा सकता है। हालांकि भूगर्भ शास्त्री सामान्यतः इन्हें एक ही महाद्वीप मानते हैं, जिसे यूरेशिया कहा जाता है। अफ्रीका और यूरेशिया को सामान्यतः 2 महाद्वीप समझा जाता है, और कभी कभी एक भी समझा जाता है। तालिका में महाद्वीप यहाँ पे अब दिए गए हैं कि जब 4 महाद्वीप की बात हो तो कौन कौन होंगे, 5 महाद्वीप की बात हो तो कौन कौन होंगे, 6 महाद्वीप की बात हो तो कौन कौन होंगे, और 7 महाद्वीप की बात हो तो कौन कौन होंगे, यहाँ पे दिए गए हैं। देखिए, यहाँ पे जो हमने पढ़ा उसका सारांश यहाँ पे हम देते हैं। देखिए, ये जो महाद्वीप है अंटार्कटिका, ये तो अलग एक महाद्वीप हो गया, ये ऑस्ट्रेलिया भी अलग हो गया। और बात अब क्या होता है ना कि इन दोनों में अलग अलग करने की आती है, क्योंकि देखिए यहाँ पे ये बहुत पतला से जुड़ा हुआ है, तो इसको हम लोग क्या करते हैं, पूरे को अमेरिका बोलते हैं। और जब इसको 2 भाग में बांटना होता है तो यहाँ से इसको तोड़ देते हैं और इधर उत्तरी अमेरिका और इधर दक्षिणी अमेरिका बोल देते हैं, ठीक ना। उसी प्रकार से जब इसको देखिएगा तो ये सब एक ही है, एक ही भूखंड है, लेकिन इसको अलग अलग करने की जब बात आती है तो इसको हम लोग क्या करते हैं, इसको भी हम लोग 2 भाग, सॉरी इसको हम लोग 3 भाग में बांटते हैं। यहाँ से जब काटते हैं तो ये अफ्रीका हो जाता है, ठीक ना। और इसको जब यहाँ से ऐसे काटते हैं तो ये एशिया हो जाएगा और ये यूरोप हो जाएगा, ठीक ना। ये एशिया हो जाएगा, ये यूरोप हो जाएगा। इस प्रकार से आपको 7 मिलेगा, 1 2 3 4 5 6 7। तो वही बात यहाँ पे लिखा गया है कि जब हम लोग इस 2 को 1 में रखें तो 5 मिलेगा। इसको 1 काउंट करिए, 2 3 4 और इसको 5। और जब इसको भी अलग कर दीजिएगा, यूरेशिया को अलग कीजिएगा, यानी यूरोप अलग एशिया अलग करिएगा तो 7 हो जाएंगे। 1 2 3 4 5 और ये 6 और ये 7। तो वही बात यहाँ पे लिखा गया है, इसको भी आप समझ सकते हैं कि जब 4 की बात हो तो अफ्रीका, यूरेशिया, इन तीनों को एक साथ काउंट कीजिए और अमेरिका, अंटार्कटिका और ऑस्ट्रेलिया को अलग अलग कर दीजिए।
ठीक ना। उसी प्रकार जब 5 की होगी तो 5 ऐसे कर सकते हैं, जिसमें क्या हो जाएगा, जिसमें अफ्रीका को अलग कर दीजिए और यूरेशिया को अलग कर दीजिए, 5 हो जाएगा। और 6 की बात होगी तो अफ्रीका अलग रहेगा और यहाँ पे क्या है ना कि अमेरिका को 2 भागों में बांटा जाएगा, उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका, ठीक ना। उसी प्रकार से जब 7 की बात होगी तो जो यूरेशिया है ना, यानी यूरोप और एशिया, इसको भी अलग अलग कर दिया जाएगा, ठीक ना। तो इस प्रकार से इसको आप समझ चुके हैं, ठीक ना। आगे यहाँ पे ध्यान दीजिए कि आपने ओलंपिक खेलों के प्रतीकों में से एक प्रतीक ओलंपिक के 5 छल्लों को अवश्य देखा होगा, ठीक ना। यूट्यूब पे सर्च कीजिएगा तो आप जरूर देख लीजिएगा, ओलंपिक खेल देखिएगा तो ये 5 छल्ले आपको जरूर दिखाई देंगे। ये छल्ले विश्व भर से खिलाड़ियों के एकत्र होने का प्रतीक है। इन छल्लों को 5 बसे हुए महाद्वीपों अफ्रीका, अमेरिका, एशिया, ऑस्ट्रेलिया और यूरोप का प्रतिनिधित्व करने के लिए चुना गया था। देखिए यहाँ पे अगर ध्यान दीजिएगा ना तो अफ्रीका से तो हम लोग समझते हैं, ठीक है, ये वाला भाग अफ्रीका हो गया, ठीक। अमेरिका से ये वाला भाग, दोनों भाग समझ जाते हैं, उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका, ठीक ना। एशिया से हम लोग ये वाले भाग को समझ जाते हैं। और यहाँ पे अगर आप लोग ध्यान दीजिएगा तो ऑस्ट्रेलिया से ये वाला भाग हो जाएगा, ये वाला भाग ऑस्ट्रेलिया। और उसके साथ यूरोप से ये वाला भाग, लेकिन ये वाला भाग छूट जाता है अंटार्कटिका, इसको केवल छोड़ देते हैं क्योंकि ये जो हम लोग का महाद्वीप है ना, इस महाद्वीप पे कोई रहता ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जीवन उतना सरल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे बर्फ बहुत ज़्यादा जमते हैं, तो यहाँ पे कोई देश नहीं है। हम लोग 6 महाद्वीपों पे ही रहते हैं। हम लोग कितने महाद्वीप पे रहते हैं? 6, ठीक ना। अंटार्कटिका पे कोई रहता नहीं, यानी 5 महाद्वीपों से लोग खेलने एक जगह एकत्रित होते हैं, इसलिए 5 छल्लों का यूज किया गया है। शायद आप लोग समझ रहे होंगे। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। आइए अब पृष्ठ 36 पर दिए गए आरेख को देखें और 7 महाद्वीपों की सूची पर आधारित यह उनके वास्तविक आकार को नहीं अपितु सापेक्षिक आकार को दर्शाता है। देखिए यहाँ पे क्या है ना कि यह महाद्वीपों के लिए बनाया गया है, लेकिन ये वास्तविक आकार नहीं है, मतलब वो जैसा दिखते हैं वैसा नहीं है, बल्कि इसको पढ़ने के लिए आसान बनाया गया है, ठीक ना। अगर आप लोग यहाँ पे ध्यान दीजिएगा तो इसको सबसे पहले आपको देखना है और उसके बाद यहाँ पे कुछ प्रश्न दिए गए, इनका हल करना है, ठीक ना। आइए पता लगाएं। वर्गों की संख्या को गिनिए और सबसे बड़े एवं सबसे छोटे महाद्वीप का नाम बताइए। सबसे पहले इसमें वर्गों को गिनना है। देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पे कितने वर्ग है? 8 है। यहाँ पे गिनिएगा तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, यहाँ पे कितने वर्ग है? 13 है। और यहाँ पे गिनिएगा तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहाँ पे 10 हो गए। उसी प्रकार से यहाँ पे गिनिए 1 2 3 4 4 8 4 3 12 4 चौके 16 और 1 17, यहाँ पे हो गया। 3 3 6 3 9 3 चौके 12 3 5 15 3 6 18, यहाँ पे हो गया। और चलिए अफ्रीका को गिनते हैं। 1 यहाँ से गिनिए 3 3 6 3 9 3 चौके 12 3 5 15 3 6 18 3 7 21 22 23 हो गया ये, ठीक ना। उसके बाद देखिए चलिए हम लोग एशिया को गिनते हैं। सबसे बड़ा एशिया ही है। यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 6 7 दिख रहा है ना आपको। 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44, ये सबसे बड़ा 44 है। प्रश्न में क्या पूछा जाता है? वर्गों की संख्या को गिनिए और सबसे बड़े एवं सबसे छोटे महाद्वीप का नाम बताइए। तो सबसे बड़ा क्या हो जाएगा? एशिया हो जाएगा। आप लोग लिख लीजिएगा, इसको थोड़ा सही ढंग से लिखिएगा। एशिया सबसे बड़ा हुआ। और सबसे छोटा कौन सा हो जाएगा? तो ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा, ठीक ना। तो आप लोग छोटा के लिए ऑस्ट्रेलिया लिखेंगे, बड़ा के लिए एशिया, छोटा के लिए ऑस्ट्रेलिया, ठीक ना। इतना बात समझ में आया। उसके आगे देखिए कौन सा महाद्वीप बड़ा है? कौन सा महाद्वीप बड़ा है? उत्तरी अमेरिका अथवा दक्षिणी अमेरिका। अब आपको इन दोनों में बताना है, सबसे बड़ा नहीं। कौन सा महाद्वीप बड़ा है? इन दोनों में, अमेरिका में उत्तरी अमेरिका बड़ा है या दक्षिणी अमेरिका। तो अगर आप लोग देखेंगे तो इसमें 8 वर्ग है, इसमें 17 वर्ग है, तो कौन बड़ा हुआ? ये वाला बड़ा हुआ, यानी दक्षिणी अमेरिका यहाँ पे क्या हो गया? बड़ा हो गया। यहाँ पे आप लिखेंगे बड़ा कौन सा है? दक्षिणी अमेरिका। उसके बाद देखिए अफ्रीका अथवा उत्तरी अमेरिका में कौन बड़ा है? आपको ये अब बताना है कि अफ्रीका कहाँ पे है? यहाँ पे है। और उत्तरी अमेरिका कहाँ पे? यहाँ पे। इन दोनों में बड़ा कौन है? तो अफ्रीका बड़ा है।
इन दोनों में बड़ा कौन है? तो ये वाला अफ्रीका बड़ा है, ठीक ना। वर्गों को गिनिएगा, आपको पता चल जाएगा। बहुत आसान आसान प्रश्न है। आगे बढ़ते हैं। अंटार्कटिक और ऑस्ट्रेलिया, इन दोनों में कौन बड़ा है? यानी इसमें कौन बड़ा है? तो अंटार्कटिक बड़ा है, ठीक ना। यानी इसको हम लोग अंटार्कटिका भी बोलते हैं, ठीक ना। तो ये वाला क्या है? बड़ा है। तो यहाँ पे ये वाला हो जाएगा बड़ा। उसके बाद देखिए, आरेख में यूरोप और एशिया को एक ही रंग से भरिए और उसे यूरेशिया नाम दीजिए, ठीक ना। इसको क्या करना है कि एक ही कलर से आपको सबको कर देना है, यानी इन दोनों को काउंट कर लेना है, ठीक ना। इन दोनों का नाम यूरेशिया देना है, दोनों को एक में जोड़ देना है और उसके आकार की तुलना दक्षिणी अमेरिका से कीजिए। इन दोनों को जोड़िएगा, मतलब इसका फैलाव और इसका फैलाव जोड़ दीजिएगा तो यहाँ पे 54 हो जाएगा। इन दोनों को जोड़िएगा तो 54 हो जाएगा। अब आपको क्या करना है कि इसका तुलना, इन दोनों का तुलना किससे करना है? तो दक्षिणी अमेरिका यहाँ पे। तो बताइए कौन बड़ा हो जाएगा? ये यूरेशिया बड़ा हो जाएगा, ठीक ना। तो यहाँ पे लिखेंगे यूरेशिया बड़ा हो जाएगा, ठीक ना। छोटे महाद्वीप से लेकर बड़े महाद्वीप तक की सूची बनाइए। आपको क्या करना है कि सबसे पहले छोटे महाद्वीप को लिखना है, उसके बाद उसके बड़ा, उसके बाद उसके बड़ा। देखिए सबसे छोटा कौन सा है? ये ऑस्ट्रेलिया है, ठीक ना। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया के बाद देखिए सबसे पहले आप ऐसे 1 डालिएगा, ऑस्ट्रेलिया लिखिएगा, फिर 2 नंबर डालकर यूरोप को लिखिएगा, फिर उसके बाद अंटार्कटिक को लिखिएगा और उसके बाद आपको लिखना है उत्तरी अमेरिका को लिखना है और उसके बाद दक्षिणी अमेरिका को लिखना है और उसके बाद अफ्रीका को लिखना है और सबसे लास्ट में एशिया को लिखना है, क्योंकि एशिया सबसे बड़ा है। और छोटे महाद्वीप से लेकर बड़े महाद्वीप की सूची बनाना है, पहले छोटा फिर बड़ा फिर बड़ा फिर बड़ा फिर बड़ा। तो ये बात आप लोग समझ गए। चलिए अब हम लोग द्वीप के बारे में समझते हैं। ये महाद्वीप थे, अब चलिए द्वीप को समझते हैं। यदि आपने इस अध्याय के आरंभ में दिए गए 2 मानचित्र, चित्र 2.2 और चित्र 2.3 के ध्यान पूर्वक देखा हो तो आपने पाया होगा कि महाद्वीपों में संपूर्ण भूखंड सम्मिलित नहीं है। भूमि के कुछ छोटे छोटे भाग छूट गए हैं। चारों ओर जल से घिरे हुए भूखंड को द्वीप कहा जाता है। महाद्वीप भी चारों ओर से जल से घिरे होते हैं, किंतु आकार में वे बड़े होने के कारण उन्हें द्वीप नहीं कहा जाता। इस ग्रह पर विभिन्न प्रकार के लाखों द्वीप हैं। इस ग्रह मतलब पृथ्वी पे। अब चलिए हम आपको द्वीप को समझाते हैं। जैसे हमने यहाँ पे क्या किया ना कि इस इतना बड़ा को हमने महाद्वीप बोल दिया, उत्तरी अमेरिका दक्षिणी अमेरिका इसका स्पेशल नाम दे दिए। और इतना बड़ा को भी हम लोगों ने अलग एक महाद्वीप बोला, इसको भी अलग महाद्वीप बोला, इसको भी अलग महाद्वीप बोला। लेकिन अगर आप लोग ध्यान दीजिएगा तो इसको हमने छोड़ दिया था। यहाँ पे छोटे छोटे जगह, ये छोटे छोटे जगह जो आपको दिख रहे हैं, इसको हमने काउंट ही नहीं किया। जितने भी छोटे छोटे जगह हैं, ये सभी को हम लोग क्या बोलते हैं? सभी को हम लोग द्वीप बोलते हैं। इसी को हम द्वीप बोलते हैं, ठीक ना। तो द्वीप आप समझ गए। ये क्या होते हैं? चारों साइड पानी से घिरे हुए होते हैं, लेकिन ये छोटा होता है, तो इसलिए इसे हम द्वीप बोलते हैं। और जो बड़ा होता है उसे महाद्वीप बोलते हैं, ठीक ना। इतना बात आप समझे। उसके आगे देखिए, ध्यान रखें, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड है। ग्लोब अथवा मानचित्र पर उसे ढूंढिए। इसके आकार को समझने के लिए आपको भारत के सबसे बड़े 10 राज्यों के क्षेत्रफल को जोड़ना होगा। देखिए ग्रीनलैंड को आपको खोजना है। जब आप मैप पे खोजेंगे ना तो ग्रीनलैंड आपको यहाँ पे दिखेगा। ये विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसको आपने खोज लिया। भारत में 1300 से अधिक द्वीप हैं। देखिए द्वीपों की काउंट हम लोग नहीं कर सकते, क्योंकि द्वीप बहुत छोटे होते हैं, बड़े होते हैं, छोटे बड़े बहुत सारे होते हैं, तो इसका काउंट हम लोग नहीं कर सकते। देखिए यहाँ पे भारत में भी 1300 से अधिक द्वीप है। इसका भी परफेक्ट नंबर नहीं है। जैसे अगर हम आपको बोले कि बताइए चावल को थोड़ा गिनिए तो आप नहीं गिन पाइएगा, लेकिन आलू को बोले गिनने के लिए तो बिल्कुल गिन दीजिएगा। इसलिए हम लोग क्या करते हैं ना, महाद्वीप को गिन लेते हैं कि महाद्वीप 7 हैं। लेकिन देखिए यहाँ पे हमने आपको नहीं बताया था। देखिए व्यवहारिक रूप से 7 महाद्वीपों की अंतिम सूची को ही व्यापक रूप से अपनाया जाता है। कहीं पे भी अगर कोई आपसे पूछे कि बताइए महाद्वीप कितने हैं, तो आपको 7 बोलना है, ठीक ना। बाकी अगर डिटेल में बताना हो तो आप ऐसे भी उसको बता सकते हैं कि 4 भी है। जब अफ्रीका और यूरेशिया को एक में कर दिया जाए, इन सबको एक में कर दिया जाए और इसको अलग किया जाए तो 4 हो जाते हैं, ठीक ना।
लेकिन अगर कोई एक बार आपसे पूछे केवल कि बताइए महाद्वीप कितने हैं, तो आपको 7 बताना है, ठीक ना। ये छूट गया था, इस पे आप लोग ध्यान दीजिएगा। आगे चलिए, हम लोग यहाँ पे थे, भारत में 1300 से अधिक द्वीप हैं, ठीक ना। भारत में 1300 से कितने हैं, अधिक द्वीप हैं, लेकिन महाद्वीप कितना है, तो महाद्वीप 7 है, भारत में नहीं। देखिए यहाँ पे इसको समझिए, यहाँ से समझिए, इस ग्रह पे विभिन्न प्रकार के लाखों द्वीप है, लाखों मतलब उसकी काउंटिंग नहीं हुई है, लेकिन महाद्वीप की बात होना, द्वीप कितने हैं, लाखों हैं, लेकिन महाद्वीप कितने हैं, 7 हैं। बस यहाँ पे ये बात समझना था। उसके बाद देखिए, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड था, जो कि हमने आपको समझाया। भारत में 1300 से अधिक द्वीप हैं, ठीक ना। भारत में 1300 से अधिक द्वीप हैं। इसमें मुख्य रूप से 2 द्वीप समूह हैं, बंगाल की खाड़ी में स्थित अंडमान और निकोबार द्वीप समूह एवं अरब सागर में लक्षद्वीप समूह। अगर भारत की नक्शा यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे जो स्थित है ना, ये वाला क्या है, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह है, और यहाँ पे देखेंगे छोटे छोटे ये तो ये क्या है, लक्षद्वीप समूह है, ठीक ना। यही बात हो रही है। उसके बाद देखिए, 1981 में भारतीय अंटार्कटिक कार्यक्रम के अंतर्गत अंटार्कटिक में अन्वेषण मतलब रिसर्च किया जा रहा है। भारत के द्वारा अंटार्कटिक में रिसर्च किया जा रहा है, क्योंकि देखिए अंटार्कटिक पे कोई रहता नहीं है, बाकी के जो छह महाद्वीप है ना, वहीं के लोग जाकर वहां पे रिसर्च करते हैं। तो भारत भी जाकर वहां पे, अंटार्कटिक ऐसा महाद्वीप है जहां की जलवायु बहुत अधिक ठंडी और कठोर है, तो वहां पे सभी लोग, भारत जैसे भी लोग भी जाते हैं, चीन वगैरह सब जाता है वहां पे रिसर्च करता है। चित्र 2.1 में नीचे सफेद रंग के फैलाव को देखिए, जो कि अधिकांशतः हिम है, हिम मतलब बर्फ है। 1883 में भारत ने अंटार्कटिक के दक्षिण गंगोत्री, ये एक क्या है ना कि स्थान है जहां पे वैज्ञानिक जाकर रहकर रिसर्च करते हैं। अंटार्कटिक में दक्षिणी गंगोत्री नामक पहला वैज्ञानिक वेस स्टेशन स्थापित किया। वेस स्टेशन मतलब वहां पे रहकर क्या किया गया, रिसर्च किया गया, ठीक ना। कब, तो 1983 में, 83 में, ठीक ना। बाद में 2 और बेस स्टेशन स्थापित किए गए, ठीक ना। भारत ने अंटार्कटिक जो महाद्वीप है अंटार्कटिक, उस पे कितने स्टेशन स्थापित किया, यानी कितने उसके रिसर्च ऑफिस है, ये बोल सकते हैं, तो 3 है, यानी 3 जगह हुआ रिसर्च करता है, ठीक ना। पहला तो गंगोत्री है, दक्षिणी गंगोत्री, और 2 भी है, इसके अलावे और 2 भी हैं, ठीक ना। इस सुदूर प्रदेश में भारतीय वैज्ञानिक के लगभग 40 दलों ने विशेष रूप से जलवायु और पर्यावरण के विकास का शोध कार्य किए। वैज्ञानिकों के रहने के लिए यहाँ बने आवास में एक पुस्तकालय और यहाँ तक कि डाकघर भी है, ठीक ना। अब चलिए हम लोग महासागर और जीवन के बारे में पढ़ते हैं, और उसके बाद ये अध्याय समाप्त हो जाएगा, ठीक ना। महासागर और जीवन, महासागर और महाद्वीप पर्यावरण के अत्यावश्यक भाग है, मतलब बहुत आवश्यक भाग है। महासागर जो है और महाद्वीप के पर्यावरण के लिए बहुत आवश्यक भाग है, क्योंकि देखिए महासागर से ही महाद्वीप पे बारिश होता है। अगर महासागर नहीं रहता तो हम लोग भी नहीं रहते, हम लोग महाद्वीप पे रहते हैं, लेकिन महासागर की वजह से ही रहते हैं। भले ही हम ध्यान न दें, पर ये हमारे जीवन के अधिकांश पक्षों को प्रभावित करते हैं। हमने उल्लेख किया है कि महासागरों से महाद्वीपों पर वर्षा होती है, जो कि हमने अभी आपको बताया। यह पृथ्वी के जल चक्र का भाग है, जिसे आप आगे विज्ञान में पढ़ेंगे, ठीक ना। जल चक्र क्या है, आप आगे विज्ञान में पढ़ेंगे। उदाहरण के लिए महासागर बिना वर्षा नहीं हो सकता। अगर महासागर नहीं रहता तो पृथ्वी पे वर्षा नहीं होता और पृथ्वी मरुस्थल बन जाता, ठीक ना, यानी बालू ही बालू हो जाता, पानी कहीं दिखता ही। यह भी ध्यातव्य है कि दुनिया भर की आधी ऑक्सीजन महासागर का वनस्पति जगत उत्पन्न करता है। जो महासागर का वनस्पति जगत है ना, वही क्या करता है, दुनिया का अधिकतर यानी आधा बोल सकते हैं कि 50% क्या करता है कि वनस्पति जगत ही ऑक्सीजन उत्पन्न करता है, ठीक ना। क्योंकि हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं, ऑक्सीजन बहुत आवश्यक है। अगर ऑक्सीजन नहीं रहेगा तो जीवन भी नहीं रहेगा, इसलिए इन्हें पृथ्वी के फेफड़े कहा जाता है। इस प्रकार महासागर जलवायु को नियंत्रित और पृथ्वी पर जीवन को बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। महासागर अनेक प्रकार से मानव जाति को प्रभावित करते हैं। आरंभिक काल से ही एक जगह से दूसरे जगह जाने सभी प्रकार के सामानों के व्यापक सैनिक अभियान संचालित करने और भोजन हेतु मछली पकड़ने के लिए लोगों को महासागर और सागरों की यात्रा की। महासागरों ने पूरी दुनिया के तटीय क्षेत्र पर रहने वाले लोगों की सांस्कृतिक और
पोषित किया है। उन सभी सांस्कृतिक किंवदंतियों और कहानियों ने समुद्री देवताओं और देवी समुद्री दैत्यों और समुद्री के कोसों महासागर के खतरों और उनके आशीर्वाद की बातें मिलती है। देखिए क्या है ना कि महासागर अनेक प्रकार से मानव जाति को प्रभावित किया है। जैसे हम लोग को हेल्प किया है, जैसे हम लोग व्यापार भी समुद्र से ही करते हैं। जैसे आप लोग यहाँ पे देखते हैं, भारत से इधर कुछ सामान भेजना होगा तो समुद्र के ही रास्ते ऐसे जाता है, ठीक ना। इधर भी भेजना हो तो समुद्र के ही रास्ते जाता है, ठीक ना। तो ये हम लोग को समुद्र बहुत हेल्प करता है, मानव जाति को बहुत प्रभावित करता है, हेल्प करता है, ठीक ना। और समुद्र से हम लोग भोजन भी, बहुत सारे लोग मछली पकड़ पकड़ के खाते हैं, ठीक ना। और देखिए समुद्र को क्या है ना कि बहुत से लोग देवी देवता का भी दर्जा देते हैं, उनका पूजा पाठ भी करते हैं, ठीक ना। इस प्रकार से समुद्र के बारे में कुछ था, समुद्री जीव के बारे में कुछ था। आगे चलिए हम लोग यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ते हैं और उसके बाद इसको हम लोग खत्म कर देंगे इस चैप्टर को, ठीक ना। हमारे दिन प्रतिदिन के जीवन, दिख रहा है ना, हमारे दिन प्रतिदिन के जीवन में महासागर की महत्वपूर्ण भूमिका को याद रखने के लिए संयुक्त राष्ट्र ने 8 जून को विश्व महासागर दिवस के रूप में घोषित किया। देखिए संयुक्त मतलब क्या हुआ कि सभी देश मिलकर, ठीक ना। संयुक्त मतलब बहुत सारे देश मिलकर, और राष्ट्र का मतलब देश, संयुक्त मतलब एक, राष्ट्र का मतलब देश, यानी संयुक्त राष्ट्र मतलब बहुत सारे देश मिलकर 8 जून को विश्व महासागर दिवस घोषित किए हैं। कब? 8 जून को, ठीक ना। आपसे कोई पूछे कि बताइए विश्व महासागर दिवस कब है, तो आपको क्या बताना है? 8 जून बताना है, ठीक ना। क्योंकि महासागर भोजन और औषधि के प्रमुख स्रोत और जैवमंडल के महत्वपूर्ण भाग के रूप में हमारे ग्रह के फेफड़े के रूप में कार्य करते हैं, ठीक ना। क्योंकि महासागर से ही हमें ऑक्सीजन भी मिलता है। जैसे कि अभी आपने पढ़ा कि आधी ऑक्सीजन पृथ्वी पे रह रहे जितने भी लोग हैं, ये ऑक्सीजन यूज करते हैं सांस लेने के लिए। उस ऑक्सीजन में आधा ऑक्सीजन हम लोगों को समुद्र से ही, महासागर से ही प्राप्त होता है। यहाँ तक कि भोजन, जैसे मछली बहुत से लोग खाते हैं पकड़ कर, तो वो कहाँ से आता है? समुद्र से ही आता है। बहुत सारे औषधि दवाइयाँ भी समुद्र से पैदा होती हैं, ठीक ना। नमक समुद्र से हम लोग को मिलता है। फेफड़े के रूप में कार्य करते हैं। वैज्ञानिक अध्ययनों से यह पता चलता है कि मानव की बढ़ती सामुद्रिक गतिविधियों ने महासागरों को प्रदूषित किया है। हम प्रति वर्ष लाखों टन प्लास्टिक कचरा समुद्र में फेंकते हैं और समुद्री जीव जंतुओं का जीवन संकट में डालता है। देखिए हम लोग क्या करते हैं ना कि प्रति वर्ष लाखों टन प्लास्टिक कचरा समुद्र में फेंकते हैं, जिससे क्या होता है कि जो समुद्री जीव जंतु है ना, उनका जीवन संकट में डल जाता है, ठीक ना। हम लोग के कचरा बिकने से उनका जीवन संकट में है कि वो बहुत सारे क्या हो रहे हैं, नष्ट हो रहे हैं, मर जा रहे हैं। प्रदूषण के और भी बहुत से प्रकार होते हैं, परिणाम स्वरूप समुद्री पर्यावरण पर खतरा मंडरा रहा है, ठीक ना। समुद्रों में आवश्यकता से अधिक मछली पकड़ना भी समुद्री जीव के पतन का एक और कारण है। लोग क्या कर रहे हैं कि समुद्र से बहुत ज़्यादा मछली पकड़कर उसका व्यापार कर रहे हैं, उसको बेच रहे हैं। इससे भी समुद्री जीवों का पतन हो सकता है, क्योंकि बाद में समुद्र में कुछ जीव बचेंगे ही नहीं, तो उससे क्या होगा कि वातावरण भी नष्ट होने लगेगा, ठीक ना। हम सभी का सामूहिक दायित्व है कि पृथ्वी और मानवता के भविष्य के लिए महासागरों को बचाने का प्रयास करें। कचरा कम बिके, समुद्री जीवों को कम मारें, ठीक ना। इससे क्या होगा कि समुद्र महासागर की बचाव होगी, जिससे पृथ्वी पे जीवन निरंतर बना रहेगा। अन्यथा जैसे हम लोग चांद पे नहीं रह सकते, मंगल ग्रह पे नहीं रह सकते, वैसा ही हम लोग पृथ्वी पे भी नहीं रह पाएंगे अगर समुद्र नहीं रहता है तो। अगर समुद्र प्रदूषित हो जाता है तो समुद्र प्रदूषित होगा, ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो बहुत दिक्कत हो जाएगा, ठीक ना। आगे बढ़ने से पहले देखिए अब हम लोग क्या है ना कि जितने भी हम लोग इसमें पढ़े ना, उसका सारांश यहाँ पे दिया है कि पृथ्वी की सतह पर विस्तृत जलाशयों को महासागर कहते हैं। जलाशय मतलब जहाँ पानी ही पानी है उसे महासागर कहते हैं। और विशाल भूखंडों को, भूखंड मतलब भूमि के टुकड़े, विशाल हो, बड़े भूमि के टुकड़े हो, जिसे महाद्वीप कहा जाता है, और छोटे हो तो द्वीप कहा जाता है। भूमि का टुकड़ा अगर बड़ा हो तो महाद्वीप, छोटा हो तो द्वीप। महासागर आपस में जुड़े हुए हैं, ठीक ना। एक दूसरे से महासागर आपस में जुड़े हुए हैं। महाद्वीपों को विभिन्न
प्रकार से गिना जा सकता है, किंतु सामान्यतः इन्हें 7 महाद्वीपों के रूप में गिना जाता है। इन्हें कितने महाद्वीपों के रूप में गिना जाता है? 7। बाकी आप इसे 4, 5, 6 में भी गिन सकते हैं, ठीक ना। दक्षिणी गोलार्ध की तुलना में उत्तरी गोलार्ध में स्थल भाग अधिक है, ये भी हम लोगों ने पढ़ा ना। महासागर सभी प्रकार के समुद्री जीवन को पोषित करने और विश्व की जलवायु में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अत्यधिक मानवीय गतिविधि के कारण इन पर गंभीर प्रभाव पड़ रहा है और इन्हें सामूहिक रूप से संरक्षित करने की आवश्यकता है, जो कि हमने आपको यहाँ पे समझाया, ठीक ना, वही यहाँ पे लिखा गया है, ठीक ना। अब हम लोग क्या करते हैं कि अगले वीडियो में ये जो प्रश्न उत्तर है, यहाँ पे 4 ठो प्रश्न उत्तर है, 4 ठो प्रश्न, इन चारों प्रश्नों का उत्तर हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे। और इस चैप्टर के स्टार्टिंग में ये 2 प्रश्न थे कि महासागर एवं महाद्वीप क्या है, आप समझ गए हैं। महासागर मतलब पानी ही पानी जहाँ हो, महाद्वीप मतलब स्थल, इसके नाम क्या क्या हैं एवं इनके वितरण कैसा है, इनका फैलाव कैसा है, ये आपको बताना है। तो हम अगले वीडियो में इसको आंसर लिखवा देंगे। महासागर एवं महाद्वीप पृथ्वी पर जीवन को किस प्रकार प्रभावित करते हैं, जिसमें मानव जीवन भी सम्मिलित है।